नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। कल पाकिस्तान के जैनब हत्याकांड के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स और मेल प्राप्त हुए हैं, देश और देश के बाहर के भी। और आप लोगों ने उसको जिस तरह से हाथों हाथ लिया, उसमें जो लीगल पॉइंट्स थे, उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स थे, और कैसे उसको निर्भया कांड से पैरेलल की तरह पाकिस्तान में देखा गया था। आज की घटना कुछ अलग है और हालिया भी नहीं है। हालिया सिर्फ इस सेंस में है कि जिस घटना का, जिस व्यक्ति का मैं आज जिक्र करूंगा, वो उसको अभी अप्रैल में एक बड़ी सजा हुई है, जो मैं बताऊंगा। आज का वाकया है जिला अमेठी का। साल है 2002, महीना है अप्रैल। एक थाना है अमेठी में, फुर्सतगंज, जो पहले रायबरेली का पार्ट हुआ करता था। और अमेठी जिला हमारे ख्याल से 2000 या 1988 में, 10-15 साल 20 साल पहले शायद बना है। इस घटना के पहले अमेठी कुछ पोर्शन रायबरेली का, कुछ सुल्तानपुर का, उसको लेके एक नया जिला अमेठी बनाया गया है। इस समय ये अमेठी जिले का एक थाना है, फुर्सतगंज। जब मैं 2013-14 में एसपी रायबरेली था, तो ये रायबरेली जिले की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ थाना था। फुर्सतगंज में एक एयर स्ट्रिप है, और फुर्सतगंज में ही एक जो विमानों के प्रशिक्षण का विद्यालय कह लें या विश्वविद्यालय कह लें, राज्य सरकार का, अब शायद उसे केंद्र सरकार से भी मान्यता मिली है। तो बहुत ढेर सारे ट्रेनी पायलट्स वहाँ रहते हैं। बहुत ढेर सारे छोटे छोटे विमान, जो ट्रेनिंग वाले प्लेन्स होते हैं, वो वहाँ हैंगर्स में खड़े रहते हैं। मुझे भी कई बार फुर्सतगंज की उस एयर स्ट्रिप पर जाने का मौका मिला था। बहरहाल फुर्सतगंज में अप्रैल में रात में 1 से 2 के बीच में, फुर्सतगंज कस्बे के थोड़ा बाहर सो रहे एक 50 साल के व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी। रात में किसी को कुछ पता नहीं लगा। सवेरे उनके घर वालों ने देखा तो वो बुजुर्ग मृत थे। बुजुर्ग क्या, अधेड़ मृत थे। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तहरीर मांगी गई, तो उन्होंने अपने दुश्मनों को नामजद कर दिया। जिनसे उनकी जमीन का झगड़ा चल रहा था, उनको नामजद कर दिया। पुलिस के लिए बहुत अच्छा होता है अगर कोई नामजद कर दे। चुपचाप उन्हें, नामजद आदमी को, बिना ये देखे कि वो मौके पर थे कि नहीं थे, हत्या में शामिल थे कि नहीं थे, घटना में शामिल थे कि नहीं थे, चूंकि नामजद हैं और हम किसी दूसरे को बंद करेंगे तो वादी हल्ला करेगा कि पुलिस ने पैसा लेके नामजद अभियुक्तों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया। लिहाजा बहुत सस्ता सा कार्यक्रम होता है कि अगर किसी ने नामजद किया है तो उसी से 4 गवाह मांग लिए और उसी को ये बता दिया कि गवाहों से ये कहला देना। गवाही लिखी गई, जेल भेजा गया, चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई। आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिए, लेकिन जिस आदमी को गलत जेल भेजा गया वो कितने साल जेल में रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल जो ये जिनकी दुश्मनी थी वो जेल भेज दिए गए। अगले महीने फिर एक 50 साल के व्यक्ति को उसके घर के बाहर सोते हुए किसी ने गोली मार दी। फिर पुलिस पहुंची, बताया गया कि साहब देखिए, पिछले महीने में फलां जगह हुई थी, फलां ने मारी है, लेकिन हमारी कोई रंजिश नहीं है किसी से, और किसी भी तरह की रंजिश नहीं है। जरजोरू जमीन में कोई प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें हमें ऐसा लगे कि इनकी किसी ने हत्या की है। लिहाजा उन्होंने अज्ञात हत्यारे या अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध एफआईआर लिखा दी।
फिर अगले महीने एक व्यक्ति को गोली मारी गई जिसकी मृत्यु हो गई। उम्र वही 45 से और 55 के बीच की। दिन शुक्रवार या शनिवार, समय रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में या 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तीसरी हत्या जब हुई तो थोड़ा थोड़ा लोगों को जो पैरेलल निकालते हैं कि साहब ये ऐसे ही उनकी भी हुई थी, ऐसे ही उनकी हुई थी। एक अंतर इसमें था, पहले दोनों हत्याओं में सीने पर सटाकर गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम में ब्लैकनिंग और टैटूइंग उसमें आई थी। और तीसरी हत्या में कनपटी पर सटाकर गोली मारी गई थी। ब्लैकनिंग और टैटूइंग दोनों उसमें भी आई थी। बहरहाल लोगों ने इसको समझना शुरू किया और तरह तरह के कयास इसमें लगाए जाने लगे। धीरे धीरे लगभग हर महीने एक हत्या होने लगी। पहली हत्या अप्रैल 2002 जो नोटिस की गई, जिसमें लोग नामजद हुए थे, और उसके बाद अप्रैल 2003 तक 10 हत्याएं हो गईं, सभी थाना फुर्सतगंज में। लोकेशन जो रायबरेली सुल्तानपुर रोड है, सड़क के किनारे के दोनों तरफ के गांव, 90 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है सुल्तानपुर रायबरेली रोड, उसके दोनों तरफ जो गांव पड़ते हैं, उन्हीं में से बिल्कुल मुख्य मार्ग से सटे हुए गांव में कभी कभी एकदम सड़क के किनारे जो गांव हैं, उनमें बाहर की तरफ किसी मकान में बाहर कोई सो रहा हो, उसको गोली मारी गई, या 10-20 कदम भीतर जाकर बाहर सोने वाले व्यक्ति को गोली मारी गई। धीरे धीरे लोगों में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ में व्यक्तिगत रंजिश रखने वाले लोगों के खिलाफ FIR हुई और कुछ में अज्ञात FIR लिखाई गई, जबकि पूरा इलाका जानता था कि जो पकड़े गए हैं या रंजिश में लिखाए गए हैं, इनमें से कोई भी हत्यारा नहीं है। इसलिए ये अफवाह उड़ गई कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा अदृश्य व्यक्ति जो आता है और गोली मार देता है, और जिसका पता साल भर में भी पुलिस नहीं लगा पाई है। किसी ने यह भी बताया कि उसने रात में सफेद कपड़ा पहने हुए बड़ी बड़ी मूंछों और दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा है। क्योंकि जिन जिन गांव में ये हत्याएं हुई थी, लोग वहां थोड़ा सतर्क से बुजुर्गों को घर के भीतर सुलाने लगे। ये तो अप्रैल मई के महीने की बात है, जब गर्मी होती है, ज़्यादातर लोग घरों के बाहर सोते हैं, और खासकर बुजुर्ग लोग। उसके बाद जब ठंडक आ जाती है, जाड़ा आ जाता है, तो कहीं तो लोग भीतर चले जाते हैं और बुजुर्ग हमेशा बाहर, जो जिसको ओसार कहते हैं, सहन कहते हैं, बाहर का इलाका खपरेल का हो या पक्का हो, बाहर ही वो बुजुर्ग सोते हैं, रजाई वजाई के साथ सोते हैं। उनकी भी हत्या होने लगी। तो लोगों में ये डर समा गया, ये हो न हो ये किसी भूत का काम है। रात में आसपास के गांव में लोग, नौजवान लोग खासकर, 4-4, 6-6 का ग्रुप बनाकर पहरा देने लगे, सीटी बजाने लगे, लाठी डंडा पटकने लगे। लेकिन फिर भी अगले साल 2003 और 2002 जब पहली हत्या हुई, उससे और 2003 के बीच में 10 व्यक्तियों की, और अप्रैल 2003 से 2004 के बीच में 12 लोगों की हत्याएं इसी रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग के दोनों तरफ बसने वाले गांव के लोगों की हो गई। अब ये संख्या 22 के आसपास पहुंच गई थी। अफवाह भूत की इतनी तगड़ी हुई कि वो लड़के जो रात में पहरा दिया करते थे, जो 10-10, 15-15 के समूहों में लाठी डंडा पटका के, सीटी बजा के पहरा दिया करते थे, उन लड़कों ने पहरा देना भी बंद कर दिया। जब ये हवा उड़ी कि फला जगह सफेद कपड़े में बड़ी बड़ी मूंछ और दाढ़ी वाले व्यक्ति को टोपी लगाए हुए देखा गया है, तो ये मान लिया गया कि ये भूत ही है।
पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। छोटे बड़े सब भीतर सोने लगे। ये इलाका देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार गांधी परिवार का लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां शुरुआत से यानी फिरोज गांधी से लेकर वर्तमान तक गांधी परिवार के लोग ही सांसद चुने जाया करते थे। सिर्फ इस बार को छोड़कर, इस करंट लोकसभा को छोड़कर, ये उसी परिवार के लोग वहाँ हमेशा सांसद हुआ करते थे। अब भी रायबरेली से सांसद श्रीमती सोनिया गांधी हैं। अपने इलाके की बातें सुनकर उन्हें भी थोड़ी सी पॉलिटिकल आदमी को जब उसे लगता है कि उसका वोट खिसक सकता है तो वो ज़रूर हाथ पैर मारने लगता है। उन्होंने सीनियर पुलिस अफसर्स और सीनियर पॉलिटिशियन जो स्टेट के थे उनको ये बताया कि कैसे भी करके इन घटनाओं का खुलासा किया जाए। पूरा का पूरा इलाका यानी 90 किलोमीटर के स्ट्रेच में रोड के दोनों तरफ बसने वाले गांवों में ये हत्याएं हो रही थीं। तो सोचना, परेशान होना या उसके लिए प्रयास करना लाजमी था। बहरहाल पुलिस ने भी दबाव महसूस किया और भारी दबाव महसूस किया। बैठ के इसकी रणनीति बनाई गई कि आखिरकार अब तक क्यों नहीं पता लगा, ऐसी क्या वजह है सबको गोलियां मारी गई, ज़्यादातर को सीने में और किसी किसी को कनपटी में सटाकर। जाड़े के समय जो गोलियां मारी गई वो कनपटी पर और गर्मी के समय जो गोलियां मारी गई वो सीने पर। कारण भी समझ में आया कि जाड़े में वो उसने कुछ न कुछ जाड़े से बचने के लिए ओढ़ रखा होगा। ऐसे में सीने पर किस जगह बिल्कुल जिसे कहते हैं टू द पॉइंट गोली मारी जाए कि वो बचने ना पाए, इसका पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सिर ज़्यादातर में बाहर निकला होता है। तो जब वो रजाई, कंबल या इससे अपने आप को सर्दी से बचा रहे होते हैं तब उन्हें कनपटी में सटा के गोली मारी, लेकिन गोली सब में सटा के मारी गई। इसीलिए भीतर सोने वाले या बाहर सोने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी गोली की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सवेरे ही पता लगा कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अधिकारियों ने मीटिंग के बाद ये तय किया कि हो न हो ये इसी इलाके के बीच का कातिल भी है। तो उस 90 किलोमीटर के इलाके को 2-2, 3-3 किलोमीटर के पॉकेट्स में बांट दिया गया। हर पॉकेट के लिए एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही एट ए टाइम। 12-12 घंटे की ड्यूटी है तो हर दिन के लिए एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही दूसरे ज़िलों से फोर्स ली गई और उनको ये टास्क आवंटित किया कि इन 2-3 गांवों में जो आपको जांच के लिए दिए गए हैं उसमें नौजवान कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, किसकी हिस्ट्री शीट है, किसकी पुरानी हिस्ट्री है, कौन पहले जेल में गया है। हो सकता है लोकल थाने के रिकॉर्ड में न हो, लेकिन उसने ज़िले के बाहर कहीं हत्या में वो अभियुक्त रहा हो। इस तरह की डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए कहा गया। ये करीब 1 हफ्ते ये कवायद चली। अचानक 20 दिसंबर 2004 को 57 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम सदाशिव साहू था, जो फुर्सतगंज कस्बे का ही रहने वाला था, कपड़ा व्यवसायी था। उसकी अपने कपड़े की दुकान फुर्सतगंज में थी। पुलिस ने रात में उसको पैदल चलते ही रोका। उसने भागने की कोशिश की, पकड़ लिया। पकड़ के उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक कट्टा मिला। 57-60 साल के आदमी के पास अगर कट्टा मिले तो पुलिस थोड़ा सा सशंकित जरूर होती है। नए उम्र के लड़कों के पास कट्टे मिलने पर 2 चीज़ें पुलिस देखती है कि क्या इसकी कोई परिवार की व्यक्तिगत अदावत है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ज़रूर बदमाश होगा। लूट करने के उद्देश्य से, डकैती डालने के उद्देश्य से वो कट्टा लेकर चल रहा है। लेकिन 57 साल के व्यक्ति के पास जब ये कट्टा मिला
और पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बस वो यही कहता रहा कि मैं कपड़ा व्यवसायी हूँ, कभी कभी पैसा लेकर, ज़्यादा पैसा लेकर आना जाना होता है, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ये कट्टा रख लिया है। रात में वो क्यों घूम रहा था इसके बारे में वो कुछ नहीं बताया, उसने कुछ नहीं बताया। उसका कट्टा आप देखते होंगे कि अमूमन किसी के पास अगर कोई इस तरह का अवैध शस्त्र या जो कंट्री मेड कोई आर्म्स मिलते हैं तो पुलिस उसको खोल के ज़रूर देखती है कि इसमें कार्टिज पड़ा हुआ तो नहीं है, इसका घोड़ा सही काम कर रहा है कि नहीं, या सिर्फ ये डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी प्रोसेस में जब उसको खोल कर देख रहे थे तो उसकी निगाह देखने वाले सिपाही और सब इंस्पेक्टर की उसकी फायरिंग पिन पे गई। बाकी उस कट्टे की बॉडी कच्चे आयरन, यानी कभी साइकिल के रॉड से ये बना लेते हैं, कभी ये अगर 315 बोर का कट्टा है तो ये सॉलिड जिसको कहते हैं सॉलिड पाइप के भीतर 315 बोर की वर्नियर कैलिपर से नाप के 315 बोर की खराद मशीन से होल कर लेते हैं। तो वो सब कच्चे लोहे के होते हैं, लेकिन फायरिंग पिन ब्लैक थी, शाइनिंग आयरन जिसे कहते हैं, और देखने से पुलिस वालों को लगा कि ये तो ऐसा लगता है कि ये फायरिंग पिन अलग से लगाई गई है, और ये फायरिंग पिन जो फैक्ट्री मेड असलहे होते हैं, DBBL, SBBL, रिवॉल्वर, पिस्टल, ये उस तरह का है और अलग से इसमें वेल्ड करके लगाया गया है। तो एक तो 57 साल के व्यक्ति के पास कट्टा और कट्टे की फायरिंग पिन बिल्कुल अचूक जिसे कहते हैं कि ये इंश्योर करने के लिए कि फायरिंग पिन की फेल्योर से कोई गन शॉट मिस ना हो। बहरहाल जो भी अधिकारी वहाँ थे, संजय श्रीवास्तव साहब शायद थे, उन्होंने सब इंस्पेक्टर के साथ उस कट्टे को इनफॉर्मल दिखवाने के लिए महानगर में जो हमारा FSL था वहाँ पर भेज दिया। वहाँ के बैलिस्टिक एक्सपर्ट को ये दिखाया गया कि साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, सिर्फ ये देख के बता दीजिए कि ये फायरिंग पिन कहाँ से कहाँ की हो सकती है, और क्या जिसने कट्टा बनाया है क्या ये उसको खराद की मशीन पे बना सकता है, या फिर कहाँ से लगी हो सकती है। इसकी जानकारी के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के पास गए। बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने बताया कि ये फैक्ट्री मेड वेपन की फायरिंग पिन है, और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि SBBL या DBBL की फायरिंग पिन है, जिसको ओरिजिनल असलहे, ओरिजिनल शस्त्र या ओरिजिनल बंदूक से निकालकर इसमें वेल्ड कराया गया है। पर्पस पूछने पे उन लोगों ने बताया कि अंदाज ये लग रहा है कि हो सकता है जो कट्टे की फायरिंग पिन रही हो वो अनइवन रही हो, क्योंकि कट्टा तो वो खाली दिमाग से बनाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए पैरामीटर्स की उनको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये फायरिंग पिन लगाई गई है ताकि कभी भी उनका फायर मिस ना हो। बाहर अच्छा, ये कट्टा 315 बोर का था और 2 साल में हुई सभी हत्याएं 315 बोर से की गई थी, क्योंकि बुलेट ही उसमें रिकवर होती थी। कहीं भी एम्प्टी यानी कारतूस, खोखा कारतूस कहीं रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि कट्टे में एक गोली आप भरेंगे, एक फायर करेंगे, वो उसी में रह जाती है। दूसरी गोली का इस्तेमाल करने के लिए पहला कार्टेज आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप उसमें दूसरा कार्टेज लगा के तभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुलिस को और संशय होने लगा कि साहब एक तो 315 बोर, सभी हत्याओं में 315 बोर के बुलेट जो किसी के शरीर में मिल गए थे, और किसी के जहां वो गोली मारी गई थी वहीं आसपास ज़मीन पर मिल गए थे। दूसरा, फायरिंग पिन SBBL या DBBL की थी। तीसरा कि वो व्यक्ति 57-58 साल का था, कोई नोन रंजिश नहीं थी, कोई ऐसा कारण नहीं था कि उसको कट्टा लेकर रात में घूमना पड़े। पुलिस ने रिकॉर्ड्स में खंगाला तो पता लगा कि उसके नाम से एक SBBL बंदूक भी है।
इस बीच में पुलिस ने उस कट्टे की रिकवरी में उसे जेल भेज दिया। दफा 25 आर्म्स एक्ट में उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जब एसबीबीएल उसके यहाँ, लाइसेंसी एसबीबीएल जब उसके यहाँ रिकवर हो गई तो उसकी फायरिंग पिन को भी दिखवाया गया। ये पता लगा कि उसमें जो फायरिंग पिन है वो उस आर्म की ओरिजिनल फायरिंग पिन नहीं है। उसमें फायरिंग पिन किसी दूसरे शस्त्र की देसी टाइप की फायरिंग पिन वेल्ड करके, सोल्ड करके लगाई गई है। अब पुलिस के पास ये पर्याप्त साक्ष्य थे कन्फ्रंट करने के लिए सदाशिव साहू को कि ऐसा उसने क्यों किया, और पुलिस का दिमाग भी इस पर चलने लगा कि शायद अब हमारी सभी हत्याओं का राज खुल जाए। चूंकि दफा 25 में वो जेल चला गया था, पुलिस ने अपने वकील और अपने आदमी लगाकर फौरन उसकी जमानत करा ली। जमानत पर जेल से बाहर आते ही पुलिस उसको फुर्सतगंज थाने पर उठा लाई। अच्छा, ये और बता दूं कि जिस समय पुलिस ने उसके घर में एसबीबीएल बरामद की, उसके घर में ढेर सारी नकली दाढ़ी और मूछें, रामलीला के कैरेक्टर्स को पहनाई जाने वाली ढेर सारी पोशाकें, लेकिन सब सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग से मेरा आशय कि जैसे आजकल ये बैंड वाले जो बारातों में आपको दिखाई पड़ेंगे, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के महाराजा टाइप के कपड़े पहने होते हैं, उसी टाइप के कैप लगाए होते हैं कि जैसे एक्स आर्मी पर्सन हैं। सफ़ेद रंग के ज़्यादातर आपको मिलेंगे, सफ़ेद, लाल या चटक रंग जो होते हैं, उस तरह की सफ़ेद पोशाक उसके यहाँ बरामद हुई, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग तरह की। पुलिस ने उसके बेटे जयकरण से ये पूछा कि क्या तुम्हारे पिता कभी रामलीला में काम किए हैं? उसने कहा साहब कभी नहीं किए हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये दाढ़ी, मूछें और ये इस तरह के कपड़े ये तुम्हारे घर में और कई थे, ऐसा नहीं कि गलती से कोई आ गया हो या कहीं से उठा लाया हो या चोरी किया हो तो पड़े हो, कई थे। एक्स्ट्रा रबर लगा हुआ स्पोर्ट्स शू, इतनी चीज़ें वहाँ पर मिली थी। तो उसके लड़के रामकरण ने ये कहा कि मैंने भी एक बार पूछा था कि ये रामलीला, जयकरण ने कहा कि मैंने ये पूछा था कि ये रामलीला की पोशाकें, दाढ़ी मूछा को रखने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे पिता ने ये जवाब दिया था, यानी सदाशिव साहू ने ये जवाब दिया था कि मेरा मन है कि मैं रामलीला में काम करूं, थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो रामलीला में कोई न कोई, किसी न किसी कैरेक्टर में मैं काम करूंगा, इसलिए कभी कभार मैं दाढ़ी मूछ लगाकर सफ़ेद ये वाली पोशाक पहनकर ये देखने की कोशिश करता हूं कि मैं किस कैरेक्टर से मिलता जुलता हूं। जयकरण को उसकी बातों पर विश्वास इसलिए हुआ कि सदाशिव साहू हर समय धार्मिक किताबें पढ़ता रहता था। तो उसने ये अंदाज लगाया कि हो सकता है इन धार्मिक किताबों के पढ़ने से उसके मन में ये आया हो कि वो इनमें से किसी का कैरेक्टर रामलीला में किया करे या करे, इसलिए उस बात को उसने अनदेखा कर दिया था। पुलिस ने फौरन उसकी जमानत कराई, जैसा मैंने बताया। बाहर आया, पुलिस उसको फुर्सतगंज थाने उठा ले गई और फिर श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। सारी श्रेणियों की पूछताछ संपन्न हो गई, सारी बातें खुल गईं, सब की सब 22 हत्याओं का पूरा राज खुल गया। सदाशिव ने बताया कि अच्छा, जब ये उसने सब हत्याएं बता दी तो इनमें से कई मुकदमों में जो दुश्मनी में गलत नामजदगी कराई गई थी दुश्मनों के नाम, उन सब की 169 सीआरपीसी के तहत अदालत में अर्जियां दी गईं। उन्हें छुड़वाया गया जो जेल में थे, और जिन अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजा था बिना किसी एविडेंस को या बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अच्छी विवेचना के, उन सबको निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। तो जैसा मैं बता रहा था
कि जब वो पकड़ा गया तो उसने कुछ इंसिडेंट्स बताए, लेकिन सबसे बड़ी बात उसने ये बताई कि जब मुझे 2-1 दिन नींद नहीं आती तो मैं अपना शिकार ढूंढना शुरू करता हूं, और अपने शिकार का काम करने के तुरंत बाद मैं घर आता हूं और फिर जो सामान्य सोने का मेरा समय है उससे 2 गुना नींद मुझे आती है और मैं खूब सोता हूं। एक एक करके उसने सारी बातें बताई कि ऐसा उसने क्यों किया। उसने ये बताया कि 1999 में गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की थी और उसके ऊपर आरोप था कि उसने गांव की एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। बाद में पता लगा कि वो जिसको तलाश कर रहे थे ये वो आदमी नहीं है, ये रात में कहीं घूमते हुए पकड़ा गया और मॉब ने और गांव के लोगों ने, लोगों के समूह ने इसकी अच्छी पिटाई कर दी। उसी के कुछ दिन बाद सदाशिव साहू की पत्नी, जो बुरी तरह टीबी से ग्रस्त थी, वो कहीं चली गई, जो आज तक वापस लौट कर नहीं आई। और ऐसा माना जाता है कि टीबी की उस गंभीर रोग के कारण ही या तो उसने कहीं आत्महत्या कर ली, कहीं कूद के, या फिर उसकी कहीं मृत्यु हो गई हो। उसके बाद ही इसने कहा कि मेरे अंदर कभी कभी भीतर से ये अर्ज, ये हुक उठती थी कि मुझे आज किसी न किसी को मारना है। वो सोमवार से बृहस्पतिवार तक अपने टारगेट की तलाश करता था। अपनी उम्र के, जो उसकी उम्र के लोग होते थे, पैदल टहलते टहलते 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला गया, या लोकल टेम्पो से कहीं चला गया। उसकी जात बिरादरी के लोग जिस गांव में रहते हैं गया, उनसे बातचीत की, उनके यहाँ चाय पानी भी की, उनका खाना भी खाया, और ये तलाश कर लिया कि किस घर में बाहर आदमी सोता है और बुजुर्ग आदमी सोता है। और फिर शुक्रवार और शनिवार में रात में 12 बजे के आसपास सीने में गोली मारकर या उसके हेड में, उसके कनपटी में गोली मारकर हत्या कर देता था। उसके बाद वो अपना कट्टा अपने जेब में रख के, या कभी कभी अपने जो बेल्ट पहनता था उसमें फंसा के चुपचाप चला आता था। और इसका कहना है कि हत्या करने के बाद जब मैं आता था तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। कभी कभी किसी परेशानी की वजह से जब नींद नहीं आती थी तो मुझे ये लगता था कि मुझे फ़ौरन अपने किसी टारगेट को मारना है, वरना ज़्यादा दिन तक नींद नहीं आएगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पुलिस ने उसको साइको किलर माना। बीबीसी में इसकी एक बहुत ही डिटेल स्टोरी 2004 में ही उसकी सुनाई गई। उसी समय पूरे देश की तरफ देश का ध्यान इस सीरियल साइको किलर की तरफ आकृष्ट हुआ था, और बहुत ढेर सारी डिटेल इंटरनेट पर इसके बारे में आपको मिल जाएंगे। मूंछ रखने वाला व्यक्ति था, अधपके बाल थे, छोटा व्यापारी था ये फुर्सतगंज कस्बे का कपड़ों का। और ऐसा नहीं है कि इसको एक बार देखने के बाद आप पहचान नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, जब इससे पूछा गया कि ये जो कपड़े रामलीला वाले रखे हैं वो तुमने क्यों रखे हैं, उन्होंने कहा 10-12 हत्याओं के बाद जब पूरे इलाके में शोर हो गया कि ये किसी भूत का काम है, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। मैं जहाँ पर ये नाटक मंडली के कपड़े मिलते हैं रायबरेली में, जहाँ
रामलीला के और नाटक मंडली के कपड़े, इसकी स्पेशल दुकानें होती हैं, वहाँ से मैं सफ़ेद रंग की पोशाकें खरीद कर ले आया। नकली दाढ़ी मूछ भी उसी दुकानों पर मिलती हैं, कैरेक्टर्स को लगाने के लिए या तैयार करने के लिए। तो जब अंधेरी रात हुआ करती थी, उजाली रात में नहीं, जब अंधेरी रात हुआ करती थी, तो रात में 12 बजे के आसपास वो ये सफ़ेद कपड़े पहनकर, दाढ़ी मूछें लगाकर, और अपने घर से बहुत दूर नहीं, थोड़ी दूर, 1-8 किलोमीटर दाएं या 1-8 किलोमीटर बाएं, वो सिर्फ टहलता था, ताकि कहीं अगर कोई सुरक्षा कर रहा हो या गश्त कर रहा हो या बच्चे टोली बनाकर निकल रहे हों तो वो डर जाएं। और वो अपने इस मकसद में कामयाब हुआ। भूत का हल्ला हुआ और बहुत से लोगों ने बहुत बार ये बताया कि रात में सफ़ेद कपड़ों वाला भूत हमने देखा है, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ियाँ हैं। जब इसकी फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुई, पुलिस ने करवाया कि आखिर ऐसा ये क्यों करता था। ना कोई किसी से दुश्मनी थी, ना प्राइमा फेसी किसी से कोई लेन देन था, सिर्फ एक छोटी सी घटना जिसमें भीड़ ने इसको पीट दिया था, उसी के कारण इसने इतनी हत्याएं की, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो उस साइकोलॉजिकल एनालिसिस में यह आया है कि अ पर्सन एफिलिक्टेड विद ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, a person afflicted with a personality disorder characterized by a tendency to commit antisocial and sometimes violent acts and a failure to feel guilt for such acts। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें वो कभी कभी उसका मन या उसका दिमाग वायलेंट होने लगता है, एंटी सोशल काम करने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को अपना ये कार्य या अपना ये क्राइम करने के बाद उसे उसका गिल्ट या उसका महसूस नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया, साइको एनालिसिस हुई, अलग अलग मुकदमों में जो लोग जेल में थे उनका 169 कराया गया। और अभी लेटेस्ट क्यों मेरे दिमाग में ये घटना आई कि 22 अप्रैल 2022 को 2 अलग अलग हत्याओं में उसे 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ में उसको शंका का या जिसको कहते हैं कि डाउट्स को आधार बनाकर उसे छोड़ा भी गया, लेकिन बहुत ढेर सारे हत्या के मुकदमों में अभी भी उसका ट्रायल चल रहा है। चूँकि सारी घटनाएं एक ही थाने की हैं, 22 की 22 फुर्सतगंज की, बड़ा नेचुरल है कि एक ही कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ होगा और एक समय में एक ही मुकदमे का ट्रायल संभव है। अलग अलग समय की घटना है, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग FIR हैं, तो लिहाजा भी 4 या 5 या मैक्सिमम 10 घटनाओं में, क्योंकि जो लेटेस्ट सज़ा है वो है 20 अप्रैल 2022 की, 2 मुकदमों में आजीवन कारावास की सज़ा। और मुझे उम्मीद है कि बाकी मुकदमों में भी भले 10 साल और लग जाएं, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलेगी। मैंने आपको उत्तर प्रदेश के एक ही और सीरियल किलर के बारे में बताया था, राजा कलंदर। प्रयागराज से संबंधित वो व्यक्ति जो लोगों के सिर काटकर अपने पिग फॉर्म में मांस को उबालने वाले पानी में डाल दिया करता था। जब उसका मांस साफ हो जाता था, बाहर निकालकर सुखाकर वो किस व्यक्ति की खोपड़ी है पेन से लिख दिया करता था। राजा कलंदर भी आजीवन कारावास प्रयागराज में उसका आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। आज की घटना, वैसे तो मोबाइल युग आने के बाद यानी 2010 के बाद, खासकर मोबाइल तो 98-2000 में आ गया था, लेकिन 10 साल तक वो
कॉमन मैन के अप्रोच के बाहर था। 2010 के आसपास ये जिसको कहते हैं कि हर हाथ में मोबाइल पहुंच चुका था। और हालांकि उस समय एंड्रॉयड लॉन्च नहीं हुए थे। 2012-13 में एंड्रॉयड, शायद एक बार मैंने हिस्ट्री आपको बताई है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एंड्रॉयड के आने के बाद आदमी और विजिलेंट हो गया है। तो 2010 के बाद से इस तरह के किसी सीरियल किलर के बारे में अभी तक नहीं पता। हो सकता है 2-3 हत्याओं के बाद कोई अपराधी, पेशेवर अपराधी न पकड़ा गया हो और 3-4 हत्याओं के बाद वो पकड़ा गया हो, ट्रायल हो रहा हो उसका। लेकिन इस तरह से साइको किलर, महाराष्ट्र के साइको किलर के बारे में आप जानते हैं, बहुत ढेर सारे किस्से कहानियाँ साइको किलर्स के बारे में हैं। लेकिन सदाशिव गुप्ता के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ आपको नहीं मिलेंगी। मुझे भी इसकी बहुत डिटेल जानकारी 2013-14 में जब मैं एसपी रायबरेली था तभी पता लगी थी। और अभी एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने ये देखा कि इसे 2 मुकदमों में आजीवन कारावास हुई है। मैंने सोचा आपसे इस साइको किलर के बारे में या उसकी हरकत के बारे में, उसकी मेंटेलिटी के बारे में, उसको क्या लगता था। वो यही कहता था साहब, एक भूख सी उठती थी, एक अर्ज होती थी कि आज मुझे किसी को मारना है। और जब तक मैं मार नहीं लेता था, अगर मान लिया किसी दिन निकला, टारगेट नहीं मिला, उस पूरी रात में सो नहीं पाता था। मैं सोता तभी था जब मैं अपने टारगेट को मार के घर वापस आता था। तो मैं बता रहा था कि मोबाइल युग के आने के बाद इस तरह के सीरियल किलर्स की जानकारी, मेरी जानकारी में मुझे ऐसे सीरियल किलर्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं आस पड़ोस में महीने 2 महीने में 2-3 हो जाएं, और जिसमें बियॉन्ड डाउट आपको ये शंका हो या आप जानते हो कि इसमें जिन लोगों ने ये हत्या की है न अभी तक पकड़े गए हैं, न सही आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो आपको भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं कौन आपके ही बीच का या हमारे बीच का, जहां हम रहते हैं, इस तरह का साइको किलर हो, जिसके बारे में चूंकि कोई रीज़न नहीं होता ऐसे अपराध करने का, इसलिए पुलिस को थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए आप खुद सतर्क रहें, कोशिश करें लोगों के जो उनकी साइकोलॉजी है पढ़ने की, जिन पर शक हो, क्योंकि ये केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था, पढ़ने का शौकीन था। बहुत ढेर सारे धार्मिक ग्रंथ इसके यहाँ मिले हैं और इसने अपने आप को भूत साबित करने के लिए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए, आप सोचिए कितना दिमाग लगाया होगा कि फायरिंग पिन अपनी एसबीबीएल से निकलवा कर कट्टे में लगवा देना और कट्टे की फायरिंग पिन एसबीबीएल में लगवा देना। कभी एसबीबीएल का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। 315 बोर के कार्टेज का इंतजाम करना और सारी हत्याएं परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, ये किसी मानसिक रोगी का ही काम हो सकता है। कारण कोई नहीं है इसके मानसिक रोग का। इसलिए हमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना आवश्यक है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।